अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा ज़ुबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कुछ कानूनी मामलात जो कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर थे, उनके हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। खासकर पीटीआई चेयरमैन के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और उसके अलावा 90 दिन में इंतखाबात करवाने के फैसले पर दरखास्तें जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत कर रहा था, जिसकी आज के दिन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात करवाने की तारीख तजवीज़ कर दी गई है और उसकी क्या तफसीलात है वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये 2 हफ्ते में क़याम करेगा पाकिस्तान में। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के साथ IMF की मुलाकात हुई है। इसमें गवर्नर स्टेट बैंक IMF के वफ्द से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए थे। FBR हुकाम भी IMF के वफ्द से मिला है। IMF के वफ्द ने मुआशी टीम के इक़दामात को सराहते हुए पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करने का कहा है। इस मौका पर निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका है। ज़राए का यह भी कहना है कि IMF वफ्द वजारत ख़जाना, तवानाई और रेगुलेटरी अदारों से मुज़ाकरात भी करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द स्टेट बैंक, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात भी करेगा। बैरूनी फाइनेंसिंग के मामले पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी है, जबकि बैरूनी फाइनेंसिंग के मसले पर IMF ख़दशात का इजहार कर चुका है और करेंसी एक्सचेंज के मामले पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। और अब अगर ये IMF का मिशन वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया है और इनकी मुलाकातें हो रही है, तो आप देखेंगे कि जो पिछले दिनों में डॉलर का रेट दिन ब दिन कम होता जा रहा था, अब ग्रेजुअली पिछले कुछ दिनों से वो दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो अब जैसे ही ये मुआहदे के दिन करीब आएंगे, जो इसका सेकेंड मुआहदा होगा IMF के साथ, तो इसमें डॉलर के जो रेट हैं वो मज़ीद हाई होने के इम्कानात भी हैं और इससे जो है वो मज़ीद महंगाई भी बढ़ेगी। तो अब आ जाते हैं सबसे अहम मामले पर, जो कि 90 दिन के इंतखाबात का था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर था। आज इसकी जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जब से उन्होंने एज आ चीफ जस्टिस ओहदा का हल्फ उठाया है, उसके बाद ये दूसरी समाअत थी मुकर्रर होने के बाद केस की, तो उसमें कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि उनके वकला की जानिब से जो पेश हुए थे अदालत में, जिनकी दरख्वास्तें 90 दिन में इंतखाबात करवाने की थी, कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि ये बताइए कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, सदर देगा या इलेक्शन कमीशन देगा। उन्होंने कहा कि हम इसके जो है लंबे चौड़े काम में नहीं जाएंगे, हमने इंतखाबात का मामला एक अहम मामला है और इस पर हमने जल्द से जल्द समाअत मुकम्मल करके रिजल्ट फैसला सुनाना है ताकि इस पर अमल दरामद हो सके और पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा हो सके। तो इस हवाले से आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के केस की समाअत के दौरान कहा कि जो तारीख दी जाएगी इस पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अदालत उम्मीद करती है कि सदर से मुलाकात के बाद तमाम मामलात हल हो जाएंगे। सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। आज चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जाएं और जाकर सदर आरिफ अलवी के साथ मशावरत करें कि इलेक्शंस की क्या तारीख देनी है। और क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो 90 दिन के आइन के मुताबिक तो नहीं होंगे, क्योंकि 90 दिन के अगर आइन को देखा जाए तो इलेक्शन जो है वो 7 नवंबर या 6 नवंबर तक ही हो सकते थे अगर आइन के मुताबिक 90 दिनों में करवाई जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़े से आगे जा रहे हैं तो इसमें देखना यह है कि कौन सी जल्द से जल्द की तारीख दी जाती है, क्योंकि हल्का बंदियां जो है उनकी मुकम्मल अशात जो की जाएगी वो 30 नवंबर तक होगी, तो उस हिसाब से इन्होंने तारीख भी देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म देते हुए कहा कि इंतखाबात की तारीख से मुतालिक कल ही अदालत को बताया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन के राब्ते का इंतजाम करवाने का भी हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन सदर के पास जरूर जाए
اور الیکشن کمیشن اور صدر تاریخ مقرر کر کے کل عدالت کو بتائیں گے اور انتخابات کو کی جو بھی تاریخ طے کی جائے گی اس پر سب کے دستخط بھی ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر کے پاس جائیں اور جا کر انتخابات کے معاملے پر بات چیت کریں، تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن کی تاریخ سے متعلق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمشنر کی جانب سے صدر کو لکھے گئے خط میں 11 فروری کو الیکشن کروانے کی تجویز دی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ تجویز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کی انتخابات کی تاریخ تجویز کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کو انتخابات کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشنر نے 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری کی تاریخوں پر رائے دی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی تاریخ رکھ سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان ملاقات میں الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ملاقات میں چیف الیکشن کمشنر کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے ممبران بھی موجود تھے۔ اٹارنی جنرل صدر مملکت کا پیغام لے کر چیف الیکشن کمشنر کے پاس پہنچ گئے۔ اٹارنی جنرل صدر مملکت کا موقف چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھیں گے۔ صدر مملکت کا موقف دیکھنے کے بعد الیکشن کمیشن اپنا موقف اٹارنی جنرل کو دیں گے اور یہ کل جا کر پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اٹارنی جنرل اور بتائیں گے کہ کیا تاریخ جو ہے وہ ان کے درمیان طے پائی ہے یا ان کا کس تاریخ پر اتفاق ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے صدر مملکت عارف الوی کو عدالتی حکم سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تو اس میں اس سارے کیس کے اندر جب سماعت ہو رہی تھی تو جب پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری صرف اتنی سی درخواست ہے کہ 90 دن میں ہی انتخابات کروا دیے جائیں، تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پچھلی سماعت میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ انتخابات اب 90 دنوں میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم آپ کی جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ یا صدر کی جانب سے جو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کو، کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشنز کی تاریخ کا فیصلہ کر دے یا خود نوٹس لے کے جس طرح سے پہلے لیا گیا تھا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کی تاریخ دے دی گئی تھی اور انتخابات نہیں ہوئے تھے، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ تمام پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں انتخابات ہوں گے اور اس کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن اور صدر آپس میں بیٹھ کے اتفاق کر لے کسی ایک تاریخ پر کہ کس پر دینا ہے اور کس پر نہیں دینا۔ اور اس میں جو سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، انہوں نے کہا، پی ٹی آئی وکیل کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر کی جانب سے الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہی کہا جا رہا کہ صدر کی جانب سے الیکشنز کی تاریخ دینے کا اختیار ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کا تو کہنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا لیڈر ہے صدر کا، تو آپ اپنے چیئرمین کو کہیں کہ وہ صدر کو فون لگائیں اور انہیں کہیں کہ الیکشنز کی تاریخ دیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک سائڈ تو یہ ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اس پر زیادہ جو ہے وہ ایک طرف سے صدر پر تنقید کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جانب کے جو ارکان ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا جو فیصلہ ہے وہ صدر کے پاس ہے۔ تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اگر دیکھا جائے کہ صدر نے کیوں تاریخ کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی صدر نے 2 دفعہ پہلے ایک الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا اس انتخابات کے حوالے سے ہی، اور دوسرا وزارت قانون کو بھی خط لکھا تھا، لیکن انہوں نے کسی بھی انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، صرف یہی پوچھا تھا کہ کیا کون سی تاریخ، اتنی تاریخ کو جو ہے وہ 90 دن پورے ہو جائیں گے اسمبلی تحلیل ہوئے تو آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں یا تجویز کر دیں یا مشاورت کے لیے بلا رہے تھے، لیکن پراپر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا تھا صدر کی جانب سے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کی جانب کا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ صدر انتخابات کی تاریخ دیں گے، اور اب بھی ان کا یہی موقف ہے اور اس پر اب اتفاق ہوتا ہے اور کون سے تاریخ دی جاتی ہے۔ اور یہ جب تاریخ 11 فروری کی دی جا رہی ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے سہولت رکھی گئی ہے کہ 11 فروری کو اتوار ہوگا تو عوام ایزیلی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس تاریخ کو یا اس میں سے کوئی بھی جو تاریخ دی گئی ہے ان پر اگر انتخابات ہوتے ہیں، ان کی تاریخ تجویز کر دی جاتی ہے تو کیا اس پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ اگر انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو ملک کے معاشی اور باقی کے حالات جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکے ہوئے، اور اس وقت ملک کی جو ضرورت ہے وہ صرف ایک صاف اور شفاف انتخابات ہی ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے معالج ڈاکٹر
फैसल सुल्तान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई का तभी मुआयना किया है। चेयरमैन पीटीआई का तभी मुआयना करने के बाद स्लो पॉइजनिंग की बात उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद सुल्तान डॉक्टर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का मुआयना किया, मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन पीटीआई ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई वर्जिश भी कर रही हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई सेहतमंद नजर आए। चेयरमैन पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई, उनका तभी मुआयना भी किया है। और आपको ये भी बताएं कि इनके ये जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, ये शौकत खानम में ही अपनी सर्विस जो है वो कर रहे हैं, उधर अपनी ड्यूटी फराइज से अंजाम देते हैं। तो मतलब इनके एक तरह से चेयरमैन पीटीआई के साथ गहरे मरासम भी हैं। तो उनकी जानिब से जब ये बात तस्दीक कर दी गई है कि उनकी सेहत जो बिल्कुल वो ठीक ठाक है चेयरमैन पीटीआई, तो उनको किसी भी किस्म का ऐसा खदशा नहीं है। तो खान साहब को जो है वो इनके बाहर के लोग ही या उनके कारकुनान या वकला जो हैं वो ही मुतज़ाद किस्म के ऐसे बयानात देते हैं कि जैसे कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले की बात है, जब आफ्ताब बाजवा इनके वकला हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि कोशिश नहीं की जा रही बल्कि दे दिया जा रहा है स्लो पॉइजन। और उन्होंने ये भी कहा था कि जूते चप्पल पहनते हैं तो उसमें भी स्लो पॉइजन हो सकती है। तो उसके बाद उन्होंने उस बात से यू टर्न भी ले लिया था कि नहीं, मुझे सुनने में गलती हुई है। तो खान साहब को इन्हीं वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है। तो अब शुक्र है कि चेयरमैन पीटीआई की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है और उनके डॉक्टर की जानिब से भी तसल्ली बख्श ये बात कह दी गई है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी पिते में अचानक तकलीफ हुई, जिसके बाद जेल इंतजामिया की दरख्वास्त के मुताबिक रावलपिंडी डेरा जेल में विजिटिंग डॉक्टर शाह महमूद कुरैशी का तिब्बी मुआयना किया। और उसके बाद जेल इंतजामिया की दरख्वास्त के मुताबिक पिम्स अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी को गाल ब्लैडर से मुतालिक टेस्ट करवाना है, जिसकी वजह से उन्हें पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको ये भी बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के साथ साइफर केस में अडाला जेल में गिरफ्तार हैं। तो अब ये बातें थी। और आज के दिन में जो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील तरवफाक वजारत कानून और FIA समेत तमाम फरकीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर रोस्ट्रम पर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ और ज्वाइंट सेक्रेटरी कानून अरफान अहमद अदालत में पेश हुए। और इस समाअत के दौरान जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से इस नुक्ते को भी मुद्देनजर रखे कि ओपन ट्रायल और जेल ट्रायल में बहुत फर्क होता है। जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में 7 नवंबर की तारीख है, इसलिए इसे पहले रख रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि हम 2023 में रह रहे हैं। अगर जेल की सलाखों के पीछे ट्रायल से सजा सुना दी जाती है तो इसके क्या असरात होंगे, ये सब चीज़ें आपको देखना होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया गया है इसमें। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को ने साइफर केस में जज की तैनाती और जेल ट्रायल दुरुस्त करार दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के तहरीरी जवाब का जायजा लिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिस वजह से जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो है वो इस केस से अपने आप को खुद को अलग कर लिया है बेंच से, लेकिन अब तक उनकी कोई वजूहात सामने नहीं आई कि किस वजह से किया है। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।